तो देखिए हम इस वीडियो क्लास के माध्यम से पूरे जो हम आधुनिक काल के अंतर्गत जो पहला युग हम पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि भारतेंदु युग, उस पर जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो भी परीक्षा को देखते हुए जो ज्यादा इंपोर्टेंट बिंदु हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो जो विद्यार्थी हमारे थोड़े से लेट आए हैं वो पूरे फोकस के साथ सुन लें ताकि उनके पहले की भी चीजें कवर हो जाएं। ठीक है, तो जैसा कि हमने कल लास्ट लेक्चर में पढ़ा आधुनिक काल, और आधुनिक काल के अंतर्गत जैसा कि हम जानते हैं कि 4 युग आते हैं। उनमें पहला युग होता है आपका भारतेंदु युग 1850 से लेकर 1900, दूसरा होता है द्विवेदी युग 1900 से लेकर 1920, तीसरा होता है छायावाद युग 1920 से लेकर 1936, और चौथा होता है छायावादोत्तर या फिर शुक्लोत्तर 1936 से लेकर अब तक। और शुक्लोत्तर के अंतर्गत भी 2 पोर्शन आते हैं। इसको एक को कहते हैं प्रगतिवाद, जिस जो आता 1936 से 1943, और एक होता प्रयोगवाद जो 1943 से अब तक होता है। ठीक है, तो भारतेंदु युग पर बात करनी है तो जैसा कि देख ही रहे होंगे इसकी सामने अवधि लिखी हुई है 1850 से लेकर 1900। ठीक है, भारतेंदु युग के जो जनक हैं वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र, याद रखना, पूछा जाएगा। ठीक है, भारतेंदु युग की क्या क्या विशेषताएं हैं जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि विशेषताओं वाले क्वेश्चन पे कई बार दिक्कत का सामना करना पड़ता है स्टूडेंट को परीक्षा हॉल में, बाकी तो सीधे फैक्ट आते ही आते हैं। ठीक है, तो भारतेंदु युग की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है, अगर मैं पहली विशेषता लेता हूँ तो एक तो आपको याद रखना है भारतेंदु युग का जो पहली विशेषता है वो है खड़ी गोली का विकास, जो महत्वपूर्ण विशेषता है। तो याद रखना है ये जो खड़ी गोली है, चूंकि हमारा क्षेत्र के अंतर्गत भी आती है, हमारा खुद क्षेत्र खड़ी गोली का है, तो हमें इस चीज की जानकारी होनी चाहिए। हमें इस चीज की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, खड़ी गोली का जो विकास हुआ वो भारतेंदु युग में हुआ, ये बात आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि कल हमने पढ़ा आधुनिक काल में हुआ और आज हम पढ़ रहे हैं आधुनिक काल के भी भारतेंदु युग में हुआ। ठीक है, दूसरी विशेषता क्या है कि जो आधुनिक ये जो भारतेंदु युग है इसमें राष्ट्रीयता की भावना विकसित हुई। राष्ट्रीयता की भावना कैसे विकसित हुई? क्योंकि उस समय जो भारतीय लोग थे, और जो भारत की जनता थी, क्योंकि उस समय जो भारत की जनता थी वो कहाँ चल रही थी, वो अंग्रेजों के शासन से परेशान थी। तो उस समय ये भी थे उस समय कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र, अन्य कवि भी थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, नाटक एकांकी के माध्यम से, समझ रहे, पत्र पत्रिका, नाटक एकांकी और उपन्यास कहानी के माध्यम से लोगों तक इस बात को पहुंचाया ताकि लोगों में राष्ट्र के प्रति एक भावना जागृत हो। ठीक है, तो इस प्रकार भारतेंदु युग की दूसरी प्रमुख विशेषता है भारत में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, यानी कि धीरे धीरे लोगों के प्रति, देश के प्रति क्या बढ़ने लगा, जुनून बढ़ने लगा, वो देश के प्रति सोचने लगे। यानी कि देश के प्रति भी नहीं सोचता था इससे पहले कोई, इससे पहले देश के प्रति भी कोई नहीं सोचता था। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे हम तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत अच्छी तरीके से समझना है। तीसरा, सामाजिक चेतना का विकास, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसे थोड़ा अच्छी तरीके से सुनना है। ये क्या है सामाजिक चेतना? सामाजिक चेतना का मतलब है कि लोग पहले अंधविश्वास में पड़े हुए थे भारतेंदु युग से पहले, जैसे कि सती प्रथा, स्त्री शिक्षा का ना होना, सती प्रथा का होना और स्त्री शिक्षा का ना होना, ये अंधविश्वास थे। इनसे लोगों में इनको खत्म किया लोगों ने, एक भावना माइंड में जागृत होनी शुरू हो गई कि भाई स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए और सती प्रथा को क्या करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए। तो ये होता सामाजिक चेतना का विकास भी हमें देखने को मिला। बात आती है भाषा की, लैंग्वेज, तो इसमें इतना याद रखना है, इसमें आपसे 2-3 सवाल बहुत अच्छे बनते हैं एग्जाम में। अगर पूछा जाता है कि भारतेंदु युग की मुख्यतः भाषा क्या थी, तब तो आपका आंसर होना चाहिए ब्रज भाषा।
ठीक है, क्योंकि ब्रज रीति काल की मुख्य भाषा थी। ठीक है, अब रीति काल के बाद क्या आता है? आधुनिक काल। और आधुनिक काल के बाद पहला युग जो आता है वो आता भारतेंदु युग। तो चूंकि पहले से ही ब्रज भाषा चल रही थी, तो ब्रज मुख्यतः जो प्रधान भाषा थी वो तो ब्रज ही थी भारतेंदु युग की। लेकिन चूंकि हमने कल भी लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा कि जो खड़ी बोली का विकास हुआ वो आधुनिक काल में हुआ, तो लेकिन खड़ी बोली का सिर्फ विकास पूरे स्तर पर नहीं, सिर्फ विकास जो हुआ वो किसमें हुआ? वो भारतेंदु युग में हुआ। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आप प्रॉपर रूप से तैयार रखिए। पहला, भारतेंदु युग की मुख्य भाषा क्या थी? ब्रजभाषा। और खड़ी बोली का विकास किसमें हुआ? भारतेंदु युग। पूर्णतः विकास नहीं, सिर्फ विकास। पूरी रूप से विकास तो खड़ी बोली का द्विवेदी युग में हुआ था, जैसा कि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने कल भी लास्ट लेक्चर में बताया कि हिंदी गद्य का विकास आधुनिक काल में हुआ। ठीक है, और आधुनिक काल के अंतर्गत जो पहला युग हम पढ़ रहे हैं भारतेंदु युग, इसमें ही वो चार ऐसे स्तंभ हैं जो हिंदी गद्य के स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि चार खंबे के रूप में। अच्छा, ऐसा क्यों कहा गया? उनको ही चार स्तंभ ही क्यों माना गया? किसी और को भी मान सकते थे। देखिए, उसका रीजन ये है कि वो चारों लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी रचनाएं उस समय गद्य और खड़ी बोली में की। बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि उन चारों ने उस समय रचनाएं गद्य और खड़ी बोली में की, यानी कि स्टार्टिंग जो की वो उन चारों ने ही की। इसीलिए उन चारों को हिंदी गद्य का स्तंभ कहा जाता है, और वो चारों के चारों भारतेंदु युग से ही संबंधित हैं। पहले हैं इंसाल्लाह खां, दूसरे हैं सदासुख लाल, तीसरे हैं सदल मिश्र, और चौथे हैं आपके लल्लू लाल। अगर बात इन चारों स्तंभों की हो चुकी है तो ये तो बात क्लियर है कि इतनी समझ में आ गई होगी। अब इनकी जो प्रॉपर चूंकि स्तंभ रहे हैं, तो मैं जीएस वाला सवाल भी थोड़ा सा यहाँ पर पुट कर देता हूँ जिससे कि याद रहेगा। ये चारों ही अध्ययन करने फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता गए थे, तो इसलिए हमेशा देखिए, शायद आज से पहले आपने ये चीज ना सोची हो, कई बार परीक्षा में पूछा गया, आईबी की परीक्षा हो, एसएससी की परीक्षा हो, सीपीओ की हो, समझ रहे हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में है। 1800 में इसकी स्थापना हुई थी, और लॉर्ड वेलेजली के समय में इसकी स्थापना हुई थी। ये बात अच्छी तरीके से याद रखिए। ये चारों जो स्तंभ हैं ये वहीं पर अध्ययन करने गए थे। ठीक है, वहीं पर इन्होंने अध्ययन किया, खड़ी बोली का अध्ययन किया वहाँ पर। ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहा गया? हिंदी गद्य के चार स्तंभ कहा गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हमें याद रखनी है बस, जैसे कि ध्यान से सुनेंगे, रानी केतकी की कहानी इंसाल्लाह खां। लेकिन दूसरा सवाल इससे ये बनता है, चूंकि श्याम सुंदर दास ने रानी केतकी की कहानी को ही हिंदी की पहली कहानी माना है, तो दो सवाल आप याद रखें। अगर ऐसा पूछा जाता है कि श्याम सुंदर दास ने या उनके अनुसार हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? रानी केतकी की कहानी। ठीक है, अगर पूछी जाती है सिर्फ पहली हिंदी की कहानी कौन सी है, तो याद रखेंगे इंदुमती, जो कि इसके लेखक है किशोरीलाल गोस्वामी। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करता हूँ कि इंसाल्लाह खां की अगर पूछ ली जाती है उर्दू की पहली रचना कौन सी है, ये ज्यादातर पूछा जाता है, तो दरिया ए लखपत, ये हमें याद रखना, पूछी जा सकती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सदासुख लाल। सदासुख लाल ये भी एक स्तंभ है, लेकिन इनकी एकमात्र जो प्रसिद्ध रचना है वो एग्जाम में पूछी जाएगी, सुख सागर। ये हमेशा याद रखना, सुख सागर सदासुख लाल की रचना है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे सदल मिश्र। सदल मिश्र की दो रचनाएं आप याद रखें, इन दोनों में से भी ज्यादा फेमस यही है, नासिकेतोपाख्यान। तो सदल मिश्र की रचना जो फेमस है वो तो है ये नासिकेतोपाख्यान, या तो ये पूछी जाएगी, तो याद रखेंगे सदल मिश्र। अगर ये किसी वजह से नहीं आ पाती है तो निश्चित है रामचरित याद रखना, ये भी इनकी फेमस रचना है सदल मिश्र की। उसके बाद मैं बात करता हूँ लल्लू लाल। तो लल्लू लाल की प्रेम सागर सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है, जो कि खड़ी बोली की प्रथम रचना भी मानी जाती है। अब चूंकि हम इसको क्यों इम्पोर्टेंट है प्रेम सागर, जरा ध्यान से सुनेंगे, इसका रीजन भी। खड़ी बोली का विकास कब हुआ? आधुनिक काल में। आधुनिक काल के भी भारतेंदु युग में। तो खड़ी बोली की रचना पूछी जाएगी तो बताना पड़ेगा। तो खड़ी बोली की प्रथम रचना यही है, प्रेम सागर, जिसके लेखक कौन है? लल्लू लाल। इसके बाद चूंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है भारतेंदु
युग के जनक हैं, बहुत ध्यान से सुनना। तो उन्होंने बहुत काम किए अपने 35 वर्ष की अवधि में। ध्यान से सुनना 1 मिनट। कवि वचन सुधा जो उनके द्वारा पत्र पत्रिकाएं निकाले गए, एक बार ध्यान से सुनना। कवि वचन सुधा निकाला गया सबसे पहले 1868 में, काशी से निकला यानी कि बनारस, याद रखना। दूसरा हरिश्चंद्र मैगजीन, इसके जस्ट 5 साल बाद ही निकाल दिया गया 1873 में, ये भी काशी से ही निकला, याद रखना। हरिश्चंद्र चंद्रिका, इसी का नाम बदल दिया गया था ये 1874 में, ये भी काशी से ही निकला, ठीक है। इसके बाद जो हरिश्चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो प्रमुख बात है वो ये याद रखनी है कि इन्होंने उस समय तत्कालीन स्त्री शिक्षा पर जोर देने के लिए एक पत्रिका निकाली थी, इसलिए उसका नाम पूछा जाएगा, तो याद रखना बाला बोधनी हरिश्चंद्र की ऐसी पत्रिका है जो उन्होंने स्त्री शिक्षा को देखते हुए उस समय निकाली थी, ठीक है। अगर मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुछ नाटकों की बात करता हूँ जो एग्जाम में फेमस है, पूछे जाते हैं, तो भारत दुर्दशा याद रखना, इनका ज्यादा फेमस है ये, इसलिए मैंने पहले स्टेप में ये लिया है। उसके बाद आप देखेंगे वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, ये भी इनका फेमस नाटक है। इसके बाद नीला देवी है, और इसके बाद मैं बात करूँ तो अंधेर नगरी, ये भी इनका फेमस नाटक है, ठीक है। और एक याद रखेंगे आप श्री चंद्रावली, ये भी इनका एक फेमस नाटक है, ठीक है। इसके अलावा ये तो रहे भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित मुद्दे। चूंकि हम भारतेंदु युग पढ़ रहे हैं, तो भारतेंदु युग में इनके अलावा भी पत्र पत्रिकाएं थी, बस वो हमें थोड़ा ध्यान रखनी है। जैसे कि सबसे पहले याद रखिए आनंद कादम्बिनी, कई बार तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, आनंद कादम्बिनी जो है उसके संपादक कौन है, तो आनंद कादम्बिनी के संपादक जो हैं वो है बद्री नारायण चौधरी, और इन्हें प्रेम धन के नाम से भी जाना जाता है, अच्छी बात याद रखनी, ठीक है। कब निकली थी ये 1881, याद रखना। कहाँ से निकली थी, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। चूंकि यूपी से रिलेटेड ज्यादा है मामला, तो अच्छी तरीके से याद रखें, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि एक हिंदी प्रदीप, ये भी एक पत्रिका थी, हिंदी प्रदीप, ये कहाँ से, इसके संपादक थे बाल कृष्ण भट्ट, 1877 में ये निकली थी, और ये इलाहाबाद से निकली थी, ये भी हम अच्छी तरीके से याद रखना, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे ब्राह्मण पत्रिका, ब्राह्मण पत्रिका भी भारतेंदु युग से संबंधित है। पहचान कैसे पड़ती है, कब निकली थी, 1883। जैसे ही आपके दिमाग में 1883 आएगा, आप अपने आप समझ जाएंगे कि भाई 1850 से लेकर 1900 के बीच में जो अवधि है वो भारतेंदु युग की है, तो यानी कि ये समस्त पत्रिका पत्र जो हुए ये भारतेंदु युग के हुए। तो ब्राह्मण पत्रिका के जो संपादक हैं वो प्रताप नारायण मिश्र हैं, 1883 में ये निकली थी, और कानपुर उत्तर प्रदेश से निकली थी, अच्छी तरीके से याद रखना। तो हमने आज इस क्लास के माध्यम से जो विशेष रूप से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 जो आगामी परीक्षा होगी उसको देखते हुए पढ़ाया। आने वाले समय में हम किसी अन्य टॉपिक पर भी बात करेंगे, अच्छी तरीके से याद रखना, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।